ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और आदर्शों से भर लो और उन्हीं से महान कार्यों का जन्म होता है। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा है। तकनीक से संचालित ज्ञान के जोखिम। आजकल आप देखिए, टेक्नोलॉजी की खूब बातें हो रही हैं, एआई की खूब बातें हो रही हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं मैं। और आप देख रहे हैं कि इसके उपयोग भी होते हैं, दुरुपयोग होते हैं। जब दुरुपयोग होने लगते हैं तकनीक के, तब चिंता होने लगती है। समझ रहे हैं? आज का समय तकनीक का है और इसका मौन और सबसे प्रभावशाली चेहरा है एल्गोरिदम। यह मशीनी तंत्र हमारी पसंद, जिज्ञासा और यहाँ तक कि हमारे ज्ञान को भी आकार देने लगा है। इंटरनेट की दुनिया में हम जो कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं और साझा करते हैं, वह बहुत हद तक उन्हीं गणनात्मक सूत्रों से छनकर आता है जिन्हें हम ना तो देखते हैं और ना ही समझ पाते हैं। बीते कुछ वर्षों में स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट के रूप में लोगों के हाथ में एक अभूतपूर्व शक्ति के साथ अदृश्य खतरा भी आया और जिसने हमारे ज्ञान की धारा को ही बदलना शुरू कर दिया। युवा और बच्चे आज सूचना के महासागर में डूबे हैं, लेकिन समस्या यह है कि वे अपने हिस्से की जानकारी और उसी छोटी सी जगह में पाते हैं जिसे तकनीक उनके लिए चुन लेती है और उन्हें लगता है कि वे स्वतंत्र रूप से ज्ञान एवं सूचना खोज रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वे एक ऐसे डिजिटल गलियारे में चल रहे होते हैं और जिसमें रास्ता किसी और ने तय किया होता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि नई पीढ़ी इंटरनेट पर दिखाई देने वाली जानकारी को सत्य या फिर वस्तुनिष्ठ मानने लगी है। पहले का समय ऐसा था कि जब किसी बात को सही साबित करने के लिए पुस्तकें खंगालनी पड़ती थी, विशेषज्ञों से संवाद करना पड़ता था या शोध पत्र ढूंढने पड़ते थे। अब गूगल सर्च, यूट्यूब वीडियो या रील किसी भी तथ्य की खोज के कारगर विकल्प माने जाने लगे हैं। बच्चे यह मानकर चलते हैं कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है वह अंतिम सच है, और जबकि स्क्रीन किसी विशेष झुकाव या विपणन के उद्देश्य से वही चीजें दिखा रही होती है जो उन्हें दिखानी है। ईरान में एक ऐसी घटना खासी चर्चा में रही है। वहां महामारी के शुरुआती चरण में यह अफवाह फैली थी कि शराब का सेवन शरीर में सब संबंधित विषाणु को मार देगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस अफवाह की वजह से कई लोगों को कि विषाक्त मिथाइल अल्कोहल पीने से मौत हो गई और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। यह घटना दर्शाती है कि जब गलत जानकारी या सुझाव समाज में व्यापक स्तर पर फैलता है तो उसका मानव जीवन पर कितना गहरा असर हो सकता है। दरअसल सोशल मीडिया के एल्गोरिथम में इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे हमें वही दिखाएं जो हम पहले से पसंद करते हैं या जिसके समर्थन में हमने पहले कोई संकेत दिया हो। यह प्रक्रिया इतनी बार और इतनी सहजता से होती है कि फर्क धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर पहली बार कुछ एक तरफा सामग्री देखता है तो वह मंच में भविष्य में उसी तरह की और अधिक सामग्री दिखाने लगता है। ये तो आप लोगों ने मोबाइल पे देखा होगा, गूगल पे देखा होगा, आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा। जो वीडियो आप लोग देख लेते हैं, जो आप पसंद करने लगते हैं, उसी तरह के आपको सजेशन में आने लगते हैं। देखने वाले को यह भ्रम होने लगता है कि ज्यादातर लोग उसी तरह सोचते होंगे जैसे उसके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखता है। बच्चों में यह समस्या और गहरी है क्योंकि उनकी दुनिया नई और संवेदनशील और आसानी से प्रभावित होने वाली होती है। वे तथ्य और राय के फर्क को समझना अभी सीख ही रहे होते हैं और यह समय उनके लिए तर्क, विवेक और विश्लेषण की क्षमता विकसित करने का होता है। मगर वास्तविकता यह है कि आज के डिजिटल मंच बच्चों की वो विश्लेषण नहीं, बस उपभोग सिखाते हैं और वे आप देखिए लंबे लेख पढ़ने के बजाय रील्स और छोटे वीडियो पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। उनकी धैर्यशीलता कम होती जाती है और वे तेज जवाब या फिर तथा तुरंत ज्ञान के आदी हो जाते हैं। यह ज्ञान अर्जित करना नहीं बल्कि सूचना की लत, और दोनों में फर्क को समझना बेहद जरूरी है। और आप देखिए, एल्गोरिथम में ज्ञान के रास्ते को प्रभावित करने का एक और तरीका यह है कि वह हमें ऐसी सामग्री से दूर ले जाता है जहां आप देखते हैं जो हमारी सोच को आप देखते हैं कि चुनौती दे सकता है। और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में असहमति, मतभेद और विविध विचार बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मगर सोशल मीडिया ने इस बहस को सुविधा की बहस में बदल दिया और हम केवल वही पढ़ते हैं जो हमें सुखद लगता है। संघर्षपूर्ण विचार, चुनौती देने वाली सूचना और या फिर असुविधाजनक सच
हमसे दूर ले जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु की भूमिका केवल सूचना देने की नहीं, बल्कि शिष्य की चेतना को जागृत करने की होती है। मगर आज एल्गोरिदम में एक मौन गुरु की तरह काम कर रहा है, जो प्रश्न नहीं केवल उत्तर देता है, वह भी वही जो सुविधाजनक हो। और यही सबसे गहरी चिंता है। बच्चे परीक्षा की तैयारी के लिए यूट्यूब पर पहले से तैयार सारांश खोजते हैं। एक डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग का सपना देखने वाला छात्र भी किसी वीडियो को देखकर मान बैठता है कि यही रास्ता सही है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य, इतिहास और विज्ञान जैसे गंभीर विषय भी 2 मिनट के ज्ञान में समेट दिए जाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि एल्गोरिदम सिर्फ उपभोक्ता व्यवहार से संचालित नहीं होता, वह निगमित हितों, विज्ञापनों और बाजार विश्लेषण के आधार पर भी काम करता है। किसी उत्पाद, विचार या फिर राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इस मशीनी तंत्र का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और इससे जानकारी की निष्पक्षता खत्म होती है और युवा अनजाने में प्रचारित विचारों के वाहक बन जाते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि वे नई खोज कर रहे हैं, जबकि वे केवल बाजार या फिर किसी विचारधारा की ओर से परोसे गए तथ्य को दोहरा रहे होते हैं। सोशल मीडिया अब केवल विचारिक मंच नहीं, बल्कि हमारी सोच, पसंद और राय को आकार देने वाली शक्ति बन चुका है। इस अत्यधिक सूचना प्रभाव में सच और भ्रम तथा तथ्य और अफवाह के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। यह परिदृश्य हमें केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस चेतावनी से भी अवगत कराता है कि मीडिया साक्षरता, आलोचनात्मक विवेक और तथ्य जांच के बिना यह डिजिटल शक्ति समाज को सशक्त करने के बजाय दिशाहीन भी कर सकती है। और ऐसे दौर में आवश्यक है कि डिजिटल साक्षरता को सिर्फ कंप्यूटर चलाने की क्षमता ना माने, बल्कि इसे आलोचनात्मक सोच, स्रोतों की जांच और तथ्यों की सत्यता को परखने की क्षमता से जोड़े। स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि इंटरनेट पर दिखने वाला हर वीडियो ज्ञान नहीं होता है और हर खोज का नतीजा सही नहीं होता है। उन्हें यह भी समझना होगा कि किसी विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण रखना क्यों जरूरी है। युवा पीढ़ी में यह जागरूकता पैदा करने की जरूरत है कि उनकी सूचना का रास्ता उनके हाथ में नहीं होता है, बल्कि किसी मशीन द्वारा नियंत्रित होता है। यह स्वीकार करना ही पहला कदम है। दूसरा कदम है उस नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश करना। इसका अर्थ है कि हम विविध स्रोतों को पढ़ें, अलग अलग विचार सुने, किताबों, पत्रिकाओं की ओर लौटें, विशेषज्ञों से संवाद करें और सबसे पढ़कर यह समझें कि ज्ञान और सूचना दो अलग अलग चीजें। स्क्रीन के उस पार मौजूद दुनिया जितनी आकर्षक है, उतनी ही भ्रामक है। ज्ञान की खोज एक यात्रा है जो धीमी, गहरी और निरंतर चलती है। यदि हमने यह संतुलन नहीं सीखा तो तकनीक हमारे लिए एक साधन नहीं, बल्कि हमारी सोच को नियंत्रित करने वाली ताकत बनकर रह जाएगी। और आप देखते होंगे कि देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर जो खबरें आती है ना, उन्हें अंतिम सत्य मान लेती है। जो फेसबुक पे चलता है वो अंतिम सत्य मान के बैठ जाते हैं। कई जगह आपने देखा होगा। अरे भैया, सब अपने अपने हिसाब से लिखते हैं, जो उनके लिए अच्छा रहता है वही लिखते हैं। अब उससे आप अच्छा अंतिम सत्य मान ले रहे हैं। तो वही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। वो नहीं कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यही तो चाहते हैं कि हम जो कहें वही दुनिया माने। और जो भी व्यापार समझौता करना चाहते हैं वो अपनी शर्तों पे चाहते हैं, इसलिए तो हमें भी डर लगता है उनसे। इसी तरह हमारा हो गया है कि हम लोग गूगल से सर्च करते हैं, जो उस पे आ जाते हैं उसी को अंतिम सत्य मान लेते हैं। अरे भैया, ऐसा भी नहीं है। और कई लोगों को नहीं देखा आपने कि गूगल का मैप सहारा लेकर अंतिम सत्य मान लेते हैं कि गूगल हमें गलत नहीं बताएगा। कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग आप देखें रास्ता भटक जाते हैं। अरे भैया, उसमें भी कुछ खामी हो सकती, गलती हो सकती है। चेतना की पाठशाला। शिक्षा शब्दों का संचय नहीं, बल्कि चेतना का संस्कार है। जो पढ़ा जाए और जीवन में ना उतरे वह ज्ञान नहीं, केवल सूचना बनकर रह जाता है। मनुष्य का विकास पुस्तकों से कम और अनुभव से अधिक होता है। इसी गहरे सत्य की अभिव्यक्ति है, पहले अपनाओ बाद में पढ़ाओ। यह कोई भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि सीखने की स्वाभाविक, वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रक्रिया का संक्षिप्त सूत्र है। जब शिक्षा इस सूत्र से जुड़ती है, तब वह परीक्षा केंद्रित व्यवस्था से निकलकर जीवन केंद्रित दृष्टि बन जाती है। मानव मस्तिष्क जन्म से ही सीखने के लिए तत्पर रहता है। वह पहले देखता है, छूता है, सुनता है, गिरता है, संभालता है और फिर शब्दों को अर्थ देता है। शिशु पुस्तक पढ़कर चलना नहीं सीखता, बल्कि बार बार गिरकर सीखता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि जब सीखना प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ा होता है, तब आप देखिए मस्तिष्क में बनने वाली तंत्रिका संबंध अधिक गहरे और स्थायी होते हैं। केवल सुनी या रटी गई जानकारी स्मृति में अल्पकालिक होती है, जबकि किया गया कार्य चेतना में स्थायी छाप छोड़ता है। और गहरी दृष्टि से शिक्षा आत्मबोध को प्रक्रिया ज्ञान का उद्देश्य केवल बाहरी संसार को समझना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना भी है। जो शिक्षा मनुष्य को प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं देती, वह उसे उत्तरों की बोझ ही सौंपती है। जब विद्यार्थी किसी समस्या से स्वयं जूझता है, किसी प्रयोग में असफल होता है और पुनः अब देखिए प्रयास करता है, तब वह केवल विषय नहीं सीखता, बल्कि धैर्य, विवेक और आत्म संयम भी अर्जित करता है। यही शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन है, मनुष्य को भीतर से परिपक्व बनाता है।
बनाना अध्ययन अनुभव के बाद आता है ताकि वह जीवन से जुड़ सके। जब विद्यार्थी किसी घटना, प्रयोग या परिस्थिति से होकर गुजर चुका होता है तब पुस्तक का एक वाक्य अर्थवान हो उठता है। शब्द तब अनुभव की व्याख्या बन जाता है और यही कारण है कि पहले अपनाया गया ज्ञान बाद में पढ़े गए सिद्धांतों को गहराई देता है। समकालीन शिक्षा दृष्टि इस तथ्य को स्वीकार करती है कि प्रत्येक विद्यार्थी समान नहीं होता। किसी की रुचि विज्ञान में होती है, किसी की कला में और किसी की प्रकृति में, तो किसी की समाज में। जब शिक्षा इन भिन्नताओं को नकारती है तब वह व्यक्ति को भी नकार देती है। अनुभव प्रधान शिक्षा को एक सांचे में ढालने के बजाय मनुष्य के भीतर छिपी संभावनाओं को उद्घाटित करती है। भावनात्मक स्तर पर यह दृष्टि शिक्षा को भय से मुक्त करती है। यह सीखना केवल अंक और परीक्षा का साधन बन जाता है और तब वह तनाव और हीनता को जन्म देता है। और इसके विपरीत जब सीखना खोज, प्रयोग और संवाद की प्रक्रिया बनता है तब आत्मविश्वास स्वतः आप देखते विकसित होता है। विद्यार्थी गलतियां करने से नहीं डरता क्योंकि वह जानता है कि भूल भी सीखने के का एक चरण है। ऐसी शिक्षा मनुष्य को भीतर से सशक्त बनाती है, न कि केवल प्रतिस्पर्धी। और इसमें शिक्षक की भूमिका भी मूलतः बदल जाती है। शिक्षक अब केवल ज्ञान देने वाला नहीं रहता बल्कि सीखने की यात्रा का सहचर बन जाता है। वह उत्तर थोपने के बजाय प्रश्न जगाता है, निर्देश देने के बजाय दिशा दिखाता है। जब शिक्षक स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सहभागी होता है तब कक्षा एक जीवंत स्थायी बनती है। वहां मौन नहीं, संवाद होता है, भय नहीं, जिज्ञासा होती है। शिक्षा तब संबंध बन जाती है, आदेश नहीं। विज्ञान, दर्शन और अनुभव, इन तीनों का संतुलन ही शिक्षा को पूर्णता देता है। केवल विज्ञान शिक्षा को यांत्रिक बना सकता है, जहां मनुष्य एक उपयोगी साधन बनकर रह जाता है। केवल दर्शन शिक्षा को अमूर्त बना सकता है, जो व्यवहार से कट जाए। और केवल भावना शिक्षा को अस्थिर कर सकती है, जहां गहराई का अभाव हो। जब अनुभव इन तीनों को जोड़ता है तब शिक्षा मनुष्य को संपूर्ण बनाती है। सोचने में सक्षम, समझने में संवेदनशील और कार्य करने में जिम्मेदार। अनुभव प्रधान शिक्षा व्यक्ति को केवल ज्ञाता नहीं, उत्तरदायी बनाती है। जब सीखना जीवन की वास्तविक स्थितियों से जुड़ता है तब ज्ञान नैतिकता से अलग नहीं रह जाता। केवल सूचनाओं से लैस व्यक्ति चतुर हो सकता है, विवेकशील नहीं। विवेक तब विकसित होता है जब मनुष्य अपने ज्ञान को व्यवहार में परखता है। अनुभव उसे सीमाएं सिखाता, असफलताएं विनम्रता देती हैं और सफलता संयम। ऐसी शिक्षा भी व्यक्ति के भीतर संतुलन पैदा करती है। वह ना तो अति आत्म केंद्रित होता है और ना ही भीड़ में विलीन। वह सोचता भी है कि महसूस भी करता है। यही संतुलन शिक्षा को उपयोगी से आगे बढ़ाकर अर्थपूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति अनुभव से सीखता है वह केवल अपने अधिकार नहीं जानता, अपने दायित्व भी समझता है। वह प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करता, सहअस्तित्व सीखता है। वह समाज को केवल उपयोग की वस्तु नहीं मानता बल्कि सहभागिता का क्षेत्र समझता है। इस प्रकार शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का नहीं, सामाजिक संतुलन का भी आधार बनती है। दरअसल शिक्षा का उद्देश्य आजीविका तक सीमित नहीं हो सकता है। रोजगार आवश्यक है पर वह शिक्षा का अंतिम लक्ष्य नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य है दृष्टि का विकास। वह दृष्टि जो सही और गलत में भेद कर सके, जो तत्कालिक लाभ से ऊपर उठकर दीर्घकालिक परिणाम देख सके, जो ज्ञान को शक्ति नहीं सेवा का माध्यम समझे। पहले अपनाओ बाद में पढ़ाओ, इसी दृष्टि का सार है। जब अनुभव बीज बनता है और अध्ययन उसका विस्तार, तब शिक्षा मनुष्य को केवल कुशल नहीं विवेकशील भी बनाती है। यही शिक्षा का मौलिक स्वरूप है जो जीवन में निकलती है और जीवन में उभरती है और जीवन को अर्थ देती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती है, ना पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो जाकर आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं। ये पुनरीक्षण की परतें। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बिहार से शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश से होकर अब पश्चिम बंगाल में केंद्रित हो गया। पुनरीक्षण प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची से आपात्र लोगों को बाहर करना, जिनमें स्थान बदलने वाले नागरिक या जिनकी मौत हो चुकी या फिर गलत तरीके से नाम दर्ज कराने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। चुनाव में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए इस कवायद को जरूरी माना गया और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारदर्शिता और निष्पक्षता का। विभिन्न राज्यों में इस प्रक्रिया के तहत मसविदा मतदाता सूची से जितनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम बाहर होने के दावे किए जा रहे हैं, उससे से आम नागरिकों के मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। और इससे संबंधित मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि राज्य के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मताधिकार से वंचित न हो। और देखिए, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी
और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। सीवी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पश्चिम बंगाल। गौरतलब है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें सामने आई कि नागरिकों के नाम मनमाने तरीके से मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए। उन्हें इस संबंध में कारणों की जानकारी भी नहीं दी गई। ऐसे में निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया में मतदाता सूची से बाहर होने वाले लोगों को समय पर सूचित करने, उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के पर्याप्त अवसर को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। जाहिर है कि अगर पुनरीक्षण को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने को प्राथमिकता दी जाती तो संभवतः अनावश्यक विवाद खड़े नहीं होते। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दिया था कि इस पूरी प्रक्रिया में तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में रखे गए मतदाताओं का सत्यापन पारदर्शी ढंग से होना चाहिए, ताकि इसमें नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा या तनाव न हो। पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी कि निर्वाचन आयोग को तार्किक विसंगति सूची में नाम का उल्लेख करने के कारणों को तत्काल सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि संबंधित व्यक्ति यह जान सके कि गड़बड़ कहां हुआ है और उसमें अपेक्षित सुधार किए जा सके। दावा किया जा रहा है कि राज्य में नाम, उपनाम या आयु में गड़बड़ी को लेकर अब तक 1.36 करोड़ लोगों को तार्किक विसंगतियों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने बांग्ला भाषा में बोलचाल का जिक्र करते हुए कहा, कभी कभी इसकी वजह से भी नामों की वर्तनी गलती हो जाती है, लेकिन पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में बने रहना जरूरी है। सवाल है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का जो काम निर्वाचन आयोग को खुद करने पर शामिल करना चाहिए, उस संबंध में न्यायालय को निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने की नितांत आवश्यकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न हो, ताकि निर्वाचन आयोग पर आम लोगों का भरोसा पूरी तरह कायम रहे। और एक और बात है, देखिए निर्वाचन आयोग पर, चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं और चुनाव आयोग को भी याद रखना चाहिए कि आप संवैधानिक संस्था हैं। अगर चुनाव आयोग पर से, चुनाव पर से लोगों का भरोसा उठ जाए तो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। और वैसे भी हमारे देश में कितना जागरूक है मतदाता, आप समझ सकते हैं। 100 में से 60 लोग, 55 लोग वोट डालने जाते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये हाल है। उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए कि सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़े किए थे कि हमारे लोगों के नाम कट गए, याद होगा आप लोगों को। और आभासी खतरे, ऑनलाइन खेल मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन इसके लिए सीमित समय तय करना, आत्म नियंत्रण बेहद जरूरी है। अगर किसी बच्चे या किशोर को इसकी लत लग जाए तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। आज की आभासी दुनिया में ऐसे खेल भी आ गए हैं जिनमें उपयोगकर्ताओं को जोखिम भरे कार्य दिए जाते हैं। बच्चे इन खेलों को और ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिनसे भी न केवल शारीरिक एवं मानसिक विसंगतियों के शिकार हो जाते हैं, बल्कि कई बार आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना आई ना, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में एक हृदय विदायक घटना सामने आई। यहाँ 3 नाबालिग बहनें मंगलवार देर रात इमारत की 9वीं मंजिल से कूद गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस को प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता चला कि तीनों बहनें एक ऐसे ऑनलाइन खेल की आदी थी जिनमें खेल के दौरान कुछ इस तरह के कार्य दिए जाते थे जो खतरे से खाली नहीं होते थे। इसमें दोहरानी कि इंटरनेट, स्मार्टफोन, दोनों फोन ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बना दिया, लेकिन तकनीक के साधन में कई तरह के खतरे भी छिपे हुए। मोबाइल फोन के अत्यधिक और इस्तेमाल से न केवल बच्चों और किशोरों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बल्कि उनके व्यवहार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गाजियाबाद में इमारत से कूदकर जान देने वाली लड़कियों के परिवार वालों भी इस बात से चिंतित थे। उनके ऑनलाइन गेम खेलने पर आपत्ति जताते थे। कहा जा रहा है कि परिवार वालों ने इन तीनों बहनों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, जिससे वे बेहद निराश थे। और सवाल है कि इसे ऑनलाइन खेलों की अनुमति कैसे दी जाती है और जो किसी बच्चे के जीवन को खतरे में डाल दे या फिर उसकी मौत का कारण बन जाए। जाहिर है कि इसके पीछे कानून में स्पष्ट दिशा निर्देशों का अभाव हो सकता है, मगर आप देखेंगे कि अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे इस तरह के जोखिम को हल्के में ना लें। बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दौरान उन पर नियमित नजर रखें। और एक बात आप खुद सोच के देखिए कि यही दुरुपयोग जो हो रहा है ना मोबाइल का बच्चों के द्वारा, इसी को लेकर चिंता दुनिया भर में जताई जा रही है और इसीलिए बच्चों के मोबाइल खेल लेने पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात हो रही है। माँ बाप को ध्यान रखने की बातें कही जा रही हैं और सही उपयोग करें, अगर कर भी रहे बच्चे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।